नमस्कार। आज हम जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर्स जो जितने हुए पिछले लेक्चर्स उसमें हमने रॉक्स के बारे में बात की। अब थोड़ा सा सब सरफेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करके। जैसे मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंस तो दूसरा भी पार्ट है जो कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, लेकिन उसके साथ साथ जो रीजंस हैं शेयर स्ट्रेंथ को घटाने के लिए, उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे सेइस्मिक इंटीरियर के बारे में, बिकॉज ये डायरेक्टली आपका जो है वो हज़ार्ड से रिलेट करता है। तो जैसे मेनली हम कहें कि अर्थक्वेक्स के बारे में, तो अर्थक्वेक को ट्रिगर करता है, प्लस उस समय अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से शेकिंग होता है अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि अर्थक्वेक में कंपन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और उसके साथ साथ जो भी इस तरह की मटेरियल हैं जो कि जिसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो वो ढह जाने के उसके चांसेस हैं, और वो इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड को भी ट्रिगर करता है ये करके। ऑफ कोर्स अर्थक्वेक्स अगर हम कहें, क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करेंगे हम, प्लेट मूवमेंट्स जब होता है, हालांकि हम इसमें पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, तो ये इवन ओशनिक एरियाज़ में सुनामीज़ भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो साइस्मिक वेव्स जो तरंगे पैदा होती है भूकंप से, वो किस किस एरियाज़ को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो इसके बाद एक और लेक्चर हम लोग का लेंगे जो कि ग्राउंड इफेक्ट्स का है, वो उसमें आपको समझ में आएगा और देखेंगे आपके इसका क्या महत्व है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कि एक भूकंप हिमालय में आता है, क्योंकि हिमालय एक हिमालयन रीजन जो है वो साइस्मिकली एक्टिव जोन माना जाता है हमारा, और उसने पास्ट में उसमें हमारे काफ़ी बड़े भूकंप भी आए हैं। तो वो एरिया में मान लो भूकंप होता है, ले लेते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड 7.5 का, तो उसका इफेक्ट जो है हिमालय की एरिया में अलग होगा और तराई इलाकों में अलग होगा करके, क्योंकि दोनों का जो जियोलॉजी है, जो रॉक टाइप्स ले लो या तो उसका मटेरियल ले लो, हम लोग दोनों का अलग है करके। तो ये साइस्मिक वेव्स जो पास होती हैं वो किस जगह पे एम्पलीफाई होगी ज़्यादा, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है करके। और एम्पलीफाई मतलब जितना प्रभाव उसका पड़ना चाहिए उससे दुगना प्रभाव उस एरिया में पड़ेगा करके। तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और वहाँ उससे हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं पहले से ही कि इस एरिया में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज हम लोग बात करेंगे कि नुकसान की, हालांकि अर्थक्वेक जो है वो इंसान को नहीं मारता है, मानव जाति को नष्ट नहीं करता है मानव जाति को, लेकिन जो बिल्डिंग्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हम लोग बना रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के साथ साथ मैं कुछ और भी जानकारियाँ दूंगा इसमें, जो कि आप लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये जैसे ये बताया है इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो ये एक समान नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है करके। इसमें तमाम अलग अलग लेयर्स हैं, जो कि सरफेस वाला जो पोर्शन है वो हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर जो है, और जिसमें ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसके बारे में हमने जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात की थी तब हमने इसके बारे में बात किया है। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये हमारा ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना है। इसके नीचे फर्दर जाएंगे हम लोग गहराई में, तो ये हमको मिलेगा, हालांकि ये आपका जो है ये टोटल जो डेप्थ है वो तो करीब 6000 किलोमीटर के आसपास का है इंटीरियर ऑफ अर्थ। कोर तक जाएंगे तो फिर हमारा स्टोनोस्फीयर आया, हमारा फिर मेंटल आ रहा है करके, फिर कोर आया आपका। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और अर्थक्वेक जो ट्रिगर्स होते हैं वो किस एरियाज़ में होते हैं इसके इंटीरियर ऑफ अर्थ में, और उसकी कैसे वेव्स जनरेट होती है, और किस किस इलाके से इससे मतलब ये कहाँ से ये थ्रू होगी और वापस आएगी हमारे पास सरफेस पे। तो इस बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो जब ये इस इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जो इसके बारे में समझना चाहते थे,
तो सबसे बेहतरीन इन्होंने समझा कि साइस्मिक वेव्स जो जनरेट होती है वो आर्टिफिशियल भी आप कर सकते हैं। बम्बार्डिंग किया आपने, बॉम्ब्स को, बॉम्ब के विस्फोट किया बारूद का लेके, तो वो भी एक साइस्मिक वेव जनरेट कर सकते हैं करके। या तो कोई मीटियोरेटिक इम्पैक्ट आके बहुत ज़ोर से आपका गिरा जो और धरती के ऊपर, तो वो भी आपका एक वेव्स जनरेट करेगा, शॉक वेव्स, और ये साइस्मिक वेव जनरेट करेगा। तो लेकिन इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इससे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे के जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइस्मिक वेव्स जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, तो वो किस तरह की होती है, उसका कुछ बारे में, फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे उसकी, और वो क्या सारे ही ये लेयर्स हैं जो हमने यहाँ पे बताए, जो पहले बात किया, ओशनिक प्लेट, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, फिर आपका जो मेंटल आया, आउटर कोर, इनर कोर, तो क्या ये थ्रू एंड थ्रू सबसे पास होती है, और या तो कुछ एरिया से पास नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है वो भी देखेंगे। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है यहाँ पे काफ़ी हमने डिटेल्स दी हैं, तो इसको मैं को कहूँगा कि आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब ये देखा गया कि साइस्मिक वेव्स जो जनरेट हुई उसकी वेलोसिटी जो है वो हर जगह पे सेम नहीं रही, वो चेंज होती रही यहाँ पे। और वो कैसे उनको नापा गया, जो कि यहाँ पे जो धरती के ऊपर जो स्टेशंस थे आपके, वो स्टेशंस ने इसको जब मेजर किया तो पाया गया ये सारी वेव्स जो हैं वो एक वेलोसिटी, एक समान वेलोसिटी से नहीं चलती हैं, और इसकी वेलोसिटी वेरी होती है। और ये वेलोसिटी वेरी होने का कारण यही था कि ये इंटीरियर ऑफ अर्थ होमोजीनियस नहीं है, इसमें जो है आपका जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं करके। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। फिर इन्होंने ये भी देखा कि जिस कॉन्टैक्ट्स में, मतलब जो यहाँ पे मटेरियल और या तो प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही है मटेरियल की अर्थ के इंटीरियर में, और उस कॉन्टैक्ट से उसकी वेलोसिटी वेरी हुई, तो उस कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी शोध के कारण जो रिसर्च किया उससे और आइडेंटिफाई किया, उनके नाम से ये कुछ डिसकंटिन्यूटीज मार्क की गई है। मतलब ये एक होमोजीनियस लेयर नहीं है, वहाँ पे कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी वजह से दिखता है कि हमको देयर इज़ अ वेरिएशन इन दी कॉम्पोजिशन। तो एक तो कहा कि आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो वो, उसमें ही इटसेल्फ एक अपर रीचेस में, मतलब ऊपर वाले इलाके में अर्थ इंटीरियर ले लें तो उसमें भी एक कॉन्टैक्ट पाया गया जो कि रॉक टाइप्स जो हैं डिफरेंट उसको दर्शाता है कि कुछ लाइटर रॉक्स से बनता है और कुछ हेवियर रॉक्स हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो 20 से 70 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, वहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी है, और ये एक डिसकंटिन्यूटी को नाम दे रखा कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। और फिर नीचे और जाएंगे तो एक और डिसकंटिन्यूटी जो है, जो कि मटेरियल डिफरेंट होने के कारण, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होने के कारण है, उसको कहते हैं मोर डिसकंटिन्यूटी। वो जो है लिथोस्फेरिक प्लेट और मेंटल के बीच की है करके, जो कि यहाँ पे भी हमने इसको बताया है करके। जो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट और लिथोस्फीयर हम लोग बात करते हैं, उसके बीच में एक आपका एक डिसकंटिन्यूटी है जो कि मोर डिसकंटिन्यूटी कहा गया है जिसको। और तीसरी एक डिसकंटिन्यूटी जो है वो उसको कहा गया है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपकी लोअर मेंटल या तो आप और मेंटल और कोर के बीच की है। और ये आउटर कोर जो है ये हमारा, हमने पहले भी बात किया है कि लिक्विड है, ये सॉलिड नहीं है, और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये लिक्विड क्यों है और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी बात कर चुके हैं। तो ये कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ मार्क की है जैसे, तो ये आप, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसके डिटेल्स में देखें, और इसकी कॉम्पोजिशन भी हमने यहाँ पे बताई है करके क्या है। तो ये जानकारी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो एक समान नहीं है, वो वेरी करता है। अगर ज़ीरो से लेके हम लोग यहाँ बात करें इंटीरियर ऑफ अर्थ की, तो कम से कम नहीं तो हम लोग 6300 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, और ये सारा जो है ये एक समान नहीं है करके। और इसमें विभिन्न डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि लेयर्स हैं, जो कि पार्शियली मोल्टन है, स्टेनोस्फीयर है आपका, फिर मेसोस्फीयर है, एंड लोअर मेंटल है, और ये जो है पूरा पोर्शन जो है आपका मेंटल में जाता है करके। और फिर आता है आपका आउटर कोर और इनर कोर आ गया करके, और ऊपर टॉप वाला जो है आपका लिथोस्फीयर और क्रस्ट का जो है पार्ट है करके।
तो आगे देखें अगर हम लोग, तो ये एक और भी डिसकंटिन्यूटी है कि जो जिसको लेमन डिसकंटिन्यूटी का है वो इसके बीच में है, यहाँ पे है करके। तो ये लेमन डिसकंटिन्यूटी है जो कि क्योंकि अगेन यहाँ पे वेरिएशन आ गया आपका, ये लिक्विड है और नीचे आपका सॉलिड है, तो इसको भी एक कोर के विदिन भी जो है, जो आउटर कोर और इनर कोर है उसके बीच में भी एक जो डिसकंटिन्यूटी, वो लेमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है उसको। तो इसके साथ अगर हम आगे देखें, दूसरी चीज़ जो है एक महत्वपूर्ण अगेन जो है कि जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जो कि दर्शाती है कि भाई ये जो थिकनेस है वो कितना प्रभाव करती है, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट एक्चुअली। और इसमें हम लोग अगर देखें तो ये टेम्परेचर है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी डेप्थ दे रखी है और आपका एक प्रेशर दे रखा है जो प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा और इसी तरह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा करके। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है अगर हम देखें तो ये काफ़ी तगड़ा होता है, मतलब ये तो मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपका जो है ये काफ़ी गहराई में और भी इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसकी बात मुझे याद आ रहा है कि हमने जब जियो डायनेमो की बात कर रहे थे तब हमने इसकी बात की थी करके। तो इसका कारण यहाँ पे अगर देखें हमारा ये एक जो है ब्लू वाली जो लाइन है यहाँ पे और एक रेड वाली लाइन है, तो ब्लू वाली लाइन जो है वो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट दर्शाती है और प्रेशर भी दर्शाती है यहाँ पे, जो कि ओशनिक प्लेट का है। तो ये वाला जो है वो ओशनिक लिथोस्फीयर है और ये वाला जो है वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है। तो क्या देखा गया है कि ये बहुत ही जल्दी इसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ग्रेजुअल है और स्मूथ एक लाइन आके फिर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है आपका जो है ओशनिक प्लेट जो है वो उसकी थिकनेस जो है 100 किलोमीटर के आसपास है और ये जो है ये करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये डबल है इससे करके। तो इसका जो ग्रेडियंट है, जो जियोथर्मल ग्रेडियंट अगर देखेंगे तो जो ओशनिक प्लेट है इसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो होगा इस रेट से 13 डिग्रीज पर किलोमीटर होगा। और जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि हमने कहा है कि थिकर है, तो इसमें ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा आपका। सो 6.7 के आसपास है ये आपका, ये दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हम लोग देखें इसमें कि जैसे हमने बात किया कि अगर मान लो जैसे ये तो समझा कि लेयर्स मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ एक होमोजीनियस नहीं, एक समान नहीं है, ये इसमें काफ़ी अलग अलग लेयर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दैट, और उसका जो भी डेंसिटी भी है वो भी वेरी कर रही है मटेरियल की। तो सेस्मिक वेव्स अगर मान लीजिए कि अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ होमोजीनियस होता तो अर्थक्वेक कहीं पे भी जनरेट होता तो सेस्मिक वेव्स जो हैं थ्रू एंड थ्रू पास हो जाती करके, क्योंकि एक समान मटेरियल है तो कहीं पे भी उसी तरह से वो सेम पास होगी, लेकिन ऐसा है नहीं करके। तो ये जानकारी जो मिली वो डिफरेंट जो सेस्मिक वेव्स जनरेट हुई जिसको कहा गया बॉडी वेव्स, और बॉडी वेव्स में फर्दर उसको सब डिवाइड किया गया पी वेव और एस वेव में। इसको प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है करके, और भी नाम दिए हैं जो आगे हम लोग बात करेंगे इसको। और तो इसका इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये वी पी स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वाई 4/3 म्यू और आपका रो है करके। तो ये क्या है, और ये वी एस जो है ये सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स और शेयर वेव भी कहा जाता है इसको। इसमें जो के है आपका ये वाला, ये आपका बल्क मॉड्यूलस है और ये शेयर मॉड्यूलस है जो कि आपका रिजिडिटी कहते हैं। ये क्रस्ट के बारे में बात हो रही है हमारी करके, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है करके। तो ये इक्वेशन जो है इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, इसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या आपका दर्शाते हैं। तो ये वाला पैरामीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी बात करते हैं आगे इसके बारे में, म्यू के बारे में, जो कि शेयर मॉड्यूलस है करके। तो बॉडी वेव हो गया आपका, जो कि पी वेव एंड एस वेव, ये भी अलग अलग, हालांकि जनरेट एक ही सोर्स से होगा लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग है इसकी, ठीक है। तो वो कैसी हैं, क्या है, कैसे
वो प्रोपोगेट करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और भी कौन सी वेव्स हैं जो कि जनरेट होती है। तो साइस्मिक वेव्स अगर देखा जाए इन शॉर्ट, तो हमारे पास बॉडी वेव्स हैं जो कि पी वेव और एस वेव हैं, और एक और है जो कि सरफेस वेव है, वो भी उसी समय जनरेट होती है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग है इन दिस सेंस। ओके, थोड़ी सिमिलरिटी है, समानता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये बॉडी वेव ये है, ये डीपर पोर्शन में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है, सरफेस पे ही रहती है, लेकिन ये काफ़ी डैमेजिंग होती है करके। और ये भी जानकारी लेंगे कि इन दोनों वेव्स में क्या इनका वे ऑफ प्रोपगेशन है, और इन दोनों का क्या है, और ये कितनी डैमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ द बिल्डिंग डैमेज, और सरफेस को कैसे डैमेज करती है। तो बॉडी वेव जो है हमारे पास पी एंड एस वेव है, सरफेस वेव को कहा जाता है लव वेव एंड रेले वेव करके। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं करके। सो तो पी वेव जो है वो एक जो है वो टिपिकल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, और ये कॉम्प्रेशनल, इसका नेचर जो होगा कॉम्प्रेशनल एंड डायलेशन करके, तो पुश एंड पुल करेगा करके। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो एक बहुत ही समांतर, अगर हम स्प्रिंग लेते हैं किसी जगह पे, उसको फिक्स कर दें और स्प्रिंग को हम खींचें और फिर छोड़ें, खींचें छोड़ें, तो जिस तरह से वो मूव करेगा, ठीक, उसी तरह से ये आपका पी वेव जो है वो प्रोपोगेट करता है करके। जैसे इसमें दे रखा है कि पार्टिकल जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपका, को इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये जिस एरिया से पास होगा उस एरिया को पुश करेगा और पुल करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा। तो ये है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशनल वेव और प्राइमरी वेव। तो ये जो इसको कहा पी वेव जो है वो ये है करके। मोशन क्या है इसका, इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, उसी डायरेक्शन में चल रहा है जहाँ पे वेव प्रोपोगेट हो रही है करके। फास्टेस्ट वेव है, तो ये अराइव्स फर्स्ट, ये अराइव फर्स्ट, ये कहाँ, क्या, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, जहाँ पे भी हमारा स्टेशन है, साइस्मिक स्टेशन की बात हो रही है, तो वो कहीं पे भी है दुनिया में, तो वो इसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले आता है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये अराइव फर्स्ट। इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, वो वेरी करती है 6 to 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फास्टेस्ट वेव है। पुश एंड पुल द ग्राउंड, ज़मीन जो है उसको, हिस्से को ये पुश और पुल करेगी, मतलब कंप्रेस भी करेगी और आपका पुल भी करेगी करके। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायलिटेशन। ओके, तो ये है आपका। फिर ये प्रोड्यूसेस साउंड, क्योंकि साउंड वेव जो है वो भी काफ़ी कुछ सिमिलर वे में प्रोपोगेट करती है, और वो भी कंप्रेशनल वेव होती है, इसलिए ये साउंड वेव प्रोड्यूसेस साउंड, ये सिमिलर टू साउंड। तो जब भी भूकंप आता है, बड़ा भूकंप है, तो उससे जब टोटल मोशन शुरू होता है तब आपको एक साउंड भी सुनाई देगा करके। तो वो भी एक हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है जानने के लिए। और ये जो है, क्योंकि इसका कंप्रेशनल और डायलिटेशन नेचर है, पुश एंड पुल करता है, तो कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो हमने बात की थी जो एस वेव की, उसमें हमारे पास म्यू है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे करके नेक्स्ट वाले में, जो कि शेयर मॉड्यूलस है हमारा। अब आते हैं एस वेव के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी वेव ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो है इसका ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो ये है आपका, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लेकिन ये जो है ये मूव करेगा इस तरह से अप एंड डाउन। ओके, तो जैसे आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उसको बांध दीजिए और जिसको इसको शेक करिए तो एक वेव जनरेट होगा, इसी तरह से आपका एस वेव चलता है करके। तो ये जैसे दिखाया गया है इस कार्टून में कि एस वेव कैसे मूव करेगा करके। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपका, ये पार्टिकल है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब यहाँ से वेव जनरेट हुआ, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये जो भी चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे अगर घर है तो आपका घर भी जो है वो ऊपर नीचे जाएगा करके इसमें। तो ये एक डैमेज क्रिएट करता है करके। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, शेयर वेव, या तो हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव। तो इसी से ये
जो बात आई है, जो कि इसको कहा गया है, इसका नेमिंग हुआ है, वो एस वेव कहा गया है करके इसको। तो ये सेकेंडरी वेव होगी आपकी। और दूसरा इसमें ये शेयर वेव भी है करके। तो इसमें जो मटीरियल, क्योंकि ये ऊपर नीचे होके पूरा चलता है करके, ये प्रेस कंप्रेस नहीं करता है इसमें, तो ऊपर नीचे करता है, तो यहाँ पे हमारा जो शेयर मॉड्यूलस है इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी कहा गया कि मोशन इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो इसका मोशन है वो परपेंडिकुलर है इसमें। अराइव्स लेटर, क्योंकि ये स्लोअर है, इसका जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट हाफ है, वो 6 to 6.7 के आसपास था, ये 3 to 3.5 के आसपास है। तो ये जो भी स्टेशन होगा हमारा, उस पर ये बाद में रिसीव होगा, लेट रिसीव होगा करके। मूव्स ग्राउंड अप एंड डाउन, ठीक है। कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड, क्यों रीज़न है, क्योंकि पानी में अगर जाता है या तो आपका जो पार्शियली लिक्विड में तो थोड़ा प्रोपोगेट करेगा, लेकिन अगर लिक्विड में जाएगा तो ये प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, ये डाई आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फितरत है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शेयर करता है, तो वो शेयरिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी आपकी। तो इसलिए ये जो वेव है, साइस्मिक वेव, जो एस वेव है, वो कोर से पास नहीं होता है। और इस वजह से जो भी स्टेशंस वो एरिया में हैं जहाँ पे ये मतलब ये गया और ये वेव और ये आपका जो लिक्विड कोर जो है आउटर वाला, उसके थ्रू नहीं पास हुआ, तो उस एरिया में ये नहीं कैच होगा, क्योंकि उससे पास ही नहीं किया। तो नहीं किया तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं शैडो जोन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये दो वेव होगी आपकी, एक तो आपका शेयर वेव होगी, पी वेव और एस वेव, और आपका पी वेव जो है वो कंप्रेशनल हो गया करके। तो ये दो मोशन हमको मिल गए करके। तो एक में कंप्रेस और वो होता है, एक में ऊपर नीचे हो रहा है करके। तो ये दो ध्यान में रखिएगा करके। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं करके। तो अगर वेलोसिटी की तरफ से देखें, के माध्यम से देखने की कोशिश करें हमारे पास, और ये पूरा जो है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ का पूरा है, आउटर कोर, इनर कोर, फिर आपका जो ये है स्टेनोस्फीयर है, ये सब कुछ है, ये आपका मेंटल एरिया है करके। तो आप देखेंगे कि ये वेव्स जो हैं ये एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करती है। एस वेव जो है वो हमने बताया कि वो आपका शेयर वेव है। तो ये जो आया आपका, देखिए आपका आके यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि अरे आउटर कोर है। आउटर कोर क्या है आपका, ये लिक्विड है, तो ये इसके थ्रू पास नहीं होगा करके। लेकिन जो पी वेव है वो कॉम्प्रेशनल वेव है। तो इसकी जो जनरल वेलोसिटी देखी गई क्रस्ट में वो 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। लेकिन ये जैसे जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे ये डाई आउट हो जाएगा, इंक्रीज हल्का सा होगा, लेकिन यहाँ कम होगा, क्योंकि ये स्टेनोस्फीयर में आ गया। और स्टेनोस्फीयर जो हमने बात की है वो क्या है, पार्शियली मोल्टन है। तो जिस जगह पे इस तरह की वेरिएशंस आएंगे वहाँ पे ये वेलोसिटी चेंज होगी। फिर ये धीरे धीरे फिर से गेन करता है, लेकिन ये जब इनर कोर की बाउंड्री पे और आउटर कोर की बाउंड्री पे आता है, मेंटल और कोर की बाउंड्री पे ट्रांजिशन जोन जो है, तो वहाँ पे ये फिर से कम हो जाएगा। लेकिन फिर स्लोली ये इंक्रीज़ करके ये थ्रू पास करेगा, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कंप्रेशनल नेचर है, तो ये थ्रू कर जाएगा। अगर इस एरिया को हम लोग ब्लो अप करेंगे, जो कि यहाँ दिखाया है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी जहाँ पे भी कांटेक्ट है आपके और जहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, वहाँ पे ये ड्रास्टिक और या तो कहेंगे रिमार्केबल चेंज दिखाता है इन वेलोसिटी। तो ये पी वेव का है और ये एस वेव का है आपका। पी ये आपकी चेंजेस दिखाई देगी, और जो भी एरियाज़ जिस तरह से हैं, इसको हम लोग मेजर डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में जो हम लोग आगे बात करते हैं उसको डिमार्केट कर सकते हैं करके। तो ये तो बात होगी आपकी बॉडी वेव की, पी और एस वेव के बारे में करके। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो एस वेव है आपकी, वो लिक्विड से पास नहीं करेगी, बिकॉज उसमें लिक्विड में शेयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपका नहीं पास होगा। लेकिन पी वेव जो है वो आपका पास होगा लिक्विड से, लेकिन उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी करके। तो अगर ये देखें हम लोग, तो पी वेव कैन नॉट रीच द सरफेस
विद इन द शेडो जोन। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी आपका पी वेव भी थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होगा, ओके, डिफ्रैक्ट होगी, और या तो हम लोग कहें कि रिफ्रैक्ट होने के कारण वो जो है वो उस एरिया में नहीं पहुँचेगा, लेकिन दूसरे साइड में इसको ये पहुँचेगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी वेरी कर जाएगी। ये इन आउटर कोर से तो पास होगा क्योंकि इसका नेचर वैसा है करके। लेकिन अगर हम लोग देखें एस वेव को, तो पहले हम लोग इसको देख लेते कि पी वेव जो है जिस एरिया में नहीं पहुंच पाया, क्यों नहीं पहुंच पाया, यहाँ से या तो हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ बिटवीन द मेंटल एंड आउटर कोर, सो इट विल नॉट रीच दैट एरिया। तो इस एरिया को हम लोग कहेंगे शेडो जोन जो है, तो इस एरिया को शेडो जोन कहा गया है। और एस वेव जो है वो तो आपका जैसे ही इनर कोर के आउटर कोर के पास आए, ये वहाँ पे अंदर जाएगा ही नहीं, ये उसकी सरफेस से ही निकल जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ से चला गया आपका इधर, तो ये एरिया में जो भी आपके पास स्टेशंस होंगे सरफेस पे, इधर पे एरियाज़ में स्टेशंस हैं आपके पास लगे हुए, तो इस एरिया में कोई भी एस वेव जो है वो नहीं आएगा, आपका पहुँचेगा। बल्कि यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी वेव्स हैं या तो पी वेव कंप्रेशनल वेव्स हैं, वो जितना डिफ्रैक्ट हुआ तो वो इस एरिया में यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस एरिया में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग शेडो जोन कहेंगे करके। तो ये और भी अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको जो है ये शेडो जोन जो है यहाँ पे, ये अगर इन टर्म्स ऑफ द एरिया ले लें हम लोग, अगर 0 to कितना डिग्री पे हमको मिलेगा, तो इसका जो है ये आपका 103 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से लेके आपका 143 तक, ये आपका जो है शेडो जोन है। नो डायरेक्ट अराइवल ऑफ पी वेव्स, ये पी वेव शेडो जोन रहेगा आपका 103 और या तो 105 से ले लो आप करके टू 143 डिग्रीज के आसपास। तो ये जो है आपका ये पी वेव शेडो जोन रहेगा आपका। लेकिन जो मैंने कहा कि जो एस वेव्स हैं वो तो आउटर कोर में जाएगा ही नहीं, वो तो उसके कांटेक्ट से ही ये निकल जाएगा और ये पूरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा करके। अगर हम लोग 180 से लेके ऊपर देखते हैं तो ये 103 से लेके आपका 180 तक ये आपका नहीं मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे एस वेव शेडो जोन। तो ये इसका कारण है क्योंकि ये इसको डिफरेंटली इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं जो कि ये पास नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे करके अपने। तो पी वेव का है, जैसे मैंने कहा कि पी वेव जो है वो रिफ्रैक्ट होके इस एरिया में मिलेगी, इसको पी वेव शेडो जोन कहेंगे। और ये पूरा एरिया जो है जहाँ पे हम लोगों को ये हाँ पी वेव, एस वेव जो है वो हमको लिक्विड्स आउटर कोर से पास नहीं करेगी, इसके लिए उसको वो वहाँ पे पूरा ही एरिया जो है वो आपका शेडो जोन कहा जाएगा करके। तो ये एक जो है हम कह सकते हैं कि पी वेव शेडो जोन जो है वो 103 से 143 है करके, 103 से 180 पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है आपका एस वेव शेडो जोन। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम यहीं रुकेंगे और कल इसके और बारे में सरफेस वेव के बारे में बात करेंगे और उसके then we will talk about the total effect of the seismic waves to the ground surface. Okay, so thank you so much. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे डिटेल में।